भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन के लिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगाह किया है कि यदि सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वे सदन में नहीं जाएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में उन्होंने राज्य के 67% वन क्षेत्र का जिक्र किया। कहा कि इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए यह काला कानून साबित हो रहा है। रोज वन्य जीवों के हमलों में जान माल की हानि हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इसमें वन आच्छादित क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आच्छादित क्षेत्र हो उसके लिए एक नई नीति बननी चाहिए। कोई हमारी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। आज पर्यावरण को बचाने के चक्कर में आज हम लोगों को अपना जीवन संकट में पड़ गया है, तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सरकार से निवेदन किया कि कम से कम एक दिन का सत्र लगाएं, तो कम से कम इस प्रदेश की सरकार का, जनता की आवाज का केंद्र सरकार को, जो उनके अनुशासन के संगठन है, एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, वहां तक हमारी बात पहुंच जाए। इन्हीं बातों को लेकर एक सदन का होना, एक दिन का सदन होना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर मैंने मांग करी। उत्तराखंड में मानसून बीत गया है और अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फबारी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश में अब मानसून बीत चुका है और बर्फबारी का सीजन शुरू होने वाला है। इसको देखते हुए आपदा विभाग ने सभी कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें पेड़ गिर जाना, बर्फ को काटना आदि प्रशिक्षण शामिल हैं और किस तरह की आपदा आती है उसका आकलन कर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। साथ ही विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आगे कोई आपदा आने वाली हो, हम उसका अभी से तैयारी कर लें ताकि समय रहते राहत कार्य शुरू किया जा सके। साथ सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि आपदा में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण दिया जाए और यदि नए उपकरणों की आवश्यकता है तो वे भी विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उपकरणों की मरम्मत के साथ साथ रख रखाव को सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून सत्र सुरक्षित तरीके से बीत गया है। अब बर्फबारी का समय आने वाला है कुछ दिन बाद, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे लोग हैं आपदा से काम करने वाले, सभी को हम प्रशिक्षण पुनः एक बार दें। जिस तरह की आपदा आने वाली है, जैसे जब बर्फ पड़ती है तो पेड़ गिरते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बर्फ काटने की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ जब गिर जाते हैं तो पेड़ काटने की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो कौन कौन सी आपदाएं आ जाती हैं उसका आकलन करने के बाद हम लोगों को उन आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं। सभी जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो आपदा आने की संभावना है या जो आने वाली है उसके लिए हम अभी से निपटने की तैयारी कर लें ताकि हम आपदा से बढ़िया से निपट सकें। दूसरा, हमने सभी जनपदों से कहा है कि जो आपदा के उपकरण आपको दिए गए हैं उसका आप एक बार देख लें, उसको संचालन करने का एक अभ्यास करा दें पुनः लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो पहले आपदा के उपकरण यूज करते थे उनका हो सकता है ट्रांसफर हो गया हो। तो एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है। प्लस जो उपकरण खराब हो गए हैं उसको रिपेयर मेंटेनेंस के पैसा जनपदों को दिया गया है, वो रिपेयर मेंटेनेंस करा लें। इसके अलावा जो उपकरण और अधिक आवश्यकता है, उनको अगर कोई उपकरण चाहिए तो उनको बता दें ताकि उपकरण खरीद के हम उनको दे सकें। एक उपकरण के बारे में हो गया, दूसरा ट्रेनिंग के बारे में हो गया। तीसरा, हमने जनपदों से ये भी कहा है कि विगत 15 वर्षों में उनके जनपद में किस किस तरह की आपदा आई है, किस तरह से जनपद ने उस आपदा से अपना मुकाबला किया, कैसे उसका जो रेस्टोरेशन के काम है, चाहे मरम्मत के काम है या जो मिटिगेशन आपदा से बचने के जो उपाय किए गए हैं उसमें कहाँ कमियां रह गई हैं। जब हम आपदा से कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां भी रह जाएंगी, तो कमियों का एक ईमानदारी से आकलन कर लें और कमियां क्यों रही उसके बारे में देख लें, और भविष्य में अगर उस तरह से आपदा आती है तो कैसे उस बिना कमी के कैसे उससे निपट लेंगे, इसके बारे में तैयारी कर लें। अगर ये तैयारी रहेगी तो हमारे लोगों को काफ़ी आसानी होगी और हम लोगों की पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, लोगों की तकलीफ को कर पाएंगे और आपदा के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उससे हम लोगों को राहत। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।
वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो जो चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में पशु क्रूरता निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़े भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक को लेकर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि सर्दियों में निराश्रित गौवंश का ठंड से बचाव कैसे किया जाए, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून के सभी गौ सदनों में निराश्रित पशुओं के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं और शहर भर में कहीं भी कोई पशु निराश्रित पाए जाए तो उन्हें गौ सदन में लाए जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी अपनी टीम के साथ अभियान चलाएंगे। देखिए, जैसे आपको पता है अभी जो त्रैमासिक बैठक हुई थी तो उसमें जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे वो भी थे और मैं भी उस बैठक में था। तो उसमें बेसिकली जो मुद्दे थे, स्पेशली अभी आगामी आपका विंटर सीजन आ रहा है, तो जो पशु हैं उनको भी क्योंकि हम ठंड लगने संभावित है, जो निराश्रित गौवंश है तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इस पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो उस पे यही हमने निर्देश भी जारी करें कि जो अलाव वगैरह हैं जो वहाँ पे गौ सदन बने हैं उनमें जलाए जाएं। तो जो कंसर्न्ड गौ सदन मालिक हैं जो उनको ऑपरेट करते हैं उनको भी दिया, जैसे नगर निगम है और जो हमारे डिपार्टमेंट्स कोई गौ सदन अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको भी करा और जो एनजीओस कर रहे हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो ओपन एरियाज में अगर पशु हैं तो उनको टाइमली हम जो हमारे गौ सदन है वहाँ पे उनको भेजने की जो व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए भी जो हमारे सीवीओ साहब हैं उनकी जो टीम है उनके थ्रू किए जाएंगे और जो नगर निगम है, जो नगर एरिया में नगर निगम नगर पालिकाज हैं वो उनके थ्रू किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो और जो पशु हैं जैसे डॉग्स हैं तो उनके ऊपर भी एक डिस्कशन इस बार हुआ था कि मतलब वो भी काफ़ी हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी काफ़ी एनजीओज आजकल आ रखे हैं जो हेल्प करते हैं, तो उस पर भी हमने डिस्कशन करा है, तो उस पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के चंद्रबनी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मृतक मंजेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। हालांकि हत्या के क्या कारण था ये बात साफ नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की और सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन के बाद पहले आरोपी सचिन को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने हत्या करना स्वीकार किया और अपने दूसरे साथी अर्जुन के भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह बात प्रकाश में आई कि यह पूरी हत्या की साजिश एक अन्य आरोपी संजय उर्फ फौजी द्वारा रची गई थी। आरोपी संजय मृतक मंजेश के पार्टनर के रूप में भी काम करता था। एक जमीन की प्लॉटिंग के कमीशन के चलते इस हत्या की साजिश को आरोपी संजय द्वारा अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी द्वारा पूरी टीम को 10,000 का इनाम भी दिया गया। प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारी गण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत ही हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, चूँकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुँचा होगा, चूँकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम
पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने उसको घर पर बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गोसाई है इसमें जो अभियुक्त है उसने उसके वैल्यूएबल चेन और उसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफजल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अफजल को भी ये पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इसमें प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। हल्द्वानी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वन माफिया और जिम्मेदार अधिकारियों के बीच मिलीभगत का मामला सामने आया है। प्रदेश सरकार जहां पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ताज़ा मामला हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गौरा पड़ाव स्थित हरिपुर पूर्णानंद गांव का है, जहां एक ठेकेदार और भूस्वामी ने परमिशन की आड़ में प्रतिबंधित सौगान और आम के हरे भरे पेड़ों की कटाई की है। ठेकेदार और भूस्वामी ने वन विभाग से 26 पेड़ों का परमिट जारी किया, जिसकी आड़ में भूस्वामी और ठेकेदार ने 4 हरे भरे सौगान और आम के हरे भरे पेड़ काट दिए। काटे गए पेड़ों की लकड़ी को रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच एक समाजसेवी ने मामले की शिकायत वन विभाग से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को की। वहीं शिकायत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर काटे गए 4 सौगान के 17 गिल्टों के बरामद किए हैं, जबकि अन्य काटे गए पेड़ों को पैमाइश की बताया जा रहा है। बिना परमिशन के लगभग 2 दर्जन से अधिक हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इधर समाजसेवी ने राजस्व विभाग से भी कार्यवाही की मांग की है। मतलब 2 फाइलों में आदेश हुए हैं छपान के, और ये छपान के बाद जो है उत्पादन सूची बनाई जाती है, जिन प्रदेशों का छपान किया जाता है, और उत्पादन सूची के बाद जो है इसकी जो है निकासी का कार्य किया जाता है। अब ये जो हमारे छपान की जो सूची है 19 पेड़ एक में है और 7 पेड़ एक में है, इतने ही पेड़ों का छपान किया गया है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पेड़ काश्तकार द्वारा अगर काटे गए हैं तो वो हमारे छपान सूची में शामिल नहीं है। आपको जो है प्रेषित कर दिए मैंने, ठीक है। वो जांच के विषय स्टाफ द्वारा मतलब टीम बनाई गई, उसकी जो है सघन जांच की जाएगी और जांच के उपरांत ही उसकी जो है कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो है ये राजस्व का मामला, राजस्व का, तो इसमें जो है ये पटवारी और तहसीलदार जी के संज्ञान में लाया जाएगा, फिर जो है संयुक्त जांच करवाई जाएगी और उसी के हिसाब से उसका निस्तारण किया जाएगा। राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके सिर पर छत नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने ठंड से निपटने और इन लोगों को आसरा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर गोपाल राम बिनवाल अपर नगर आयुक्त ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। करीब 5 रैन बसेरे पहले से ही हैं। इसके साथ ही एक कम्युनिटी हॉल डालनवाला में भी है। इसके साथ ही 51 जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती है। लकड़ी का
टेंडर भी हो गया और रेन बसेरे में नए कंबल, रजाई आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल हैं। नगर निगम की ओर से पूरी तैयारी है। नगर निगम में जो हमारे 5 रेन बसेरा हैं, जिसमें घंटाघर वाला रेन बसेरा का संचालन एनजीओ के थ्रू किया जा रहा है। बाकी 4 रेन बसेरे जो हमारे नगर निगम उनका संचालन करता है और लगभग 51 हमारे जहां पर अलाव जलता वो पॉइंट आइडेंटिफाई है और जहां पर हमें आवश्यकता होगी उस पॉइंट को भी बढ़ाया जाएगा। लकड़ी का टेंडर वगैरह हो गया है और रेन बसेरों में नए कंबल, रजाइयां आदि खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है और पूर्व से भी सारे संसाधन और बिस्तर वगैरह अवेलेबल है। तो निगम की ओर से पूरी तैयारियां हैं। देखिए, रेन बसेरा हमारे पास 5 रेन बसेरा जो लगातार सर्दियों के टाइम पे या बरसात के टाइम पे लोगों के रुकने के लिए है, पर्याप्त व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त एक रेन बसेरा के रूप में कम्युनिटी हॉल हमारा डालनवाला में भी है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे भी हम बढ़ा सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो कोई विद्यालय इत्यादि भी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पर्याप्त इन्हीं रेन बसेरों में जो लोग आते हैं, जो जाड़ों के टाइम पे इधर उधर सड़कों पर रहते हैं, तो उनको रुकाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। अगली खबर की ओर। विकासनगर के तिलक भवन कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में पूर्व सभासद एवं पूर्व शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शमी प्रकाश द्वारा आहूत की गई, जिसमें विकासनगर पालिका क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जन उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार व विधायक के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश कांग्रेस के लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रेस को संबोधित करते हुए शमी प्रकाश ने कहा कि जिस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर भारतीय जनता पार्टी व विधायक द्वारा 533 करोड़ रुपए की योजना का प्रचार कर भारत की पहली ऐसी योजना बताई जा रही थी, वह योजना पूर्ण रूप से विफल है। इस योजना में शहर की आधी आबादी को जोड़ा नहीं गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों में इस योजना से वंचित रहने पर भारी रोष है। उन्होंने कहा कि 1962 व 1963 की बिछी हुई सीवर लाइन के बाद लंबे समय से शहर को एक सीवर योजना की आवश्यकता थी और इसका हमें लंबे समय से इंतजार था, परंतु योजना जब आई उसमें वार्ड नंबर 4, 7, 6 और पूरा वार्ड 5 अजीत नगर से लेकर भगत सिंह कॉलोनी तक इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। अभी शहर के अंदर 533 करोड़ की योजना लागू होने की बात हुई है, जिस पर काम करने की बात हो रही है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी खामी है कि हमारी एक बड़ी आबादी केसरबाग, बाबूगढ़, मंडी चौक से उधर उस योजना को लागू नहीं किया जा रहा, उसमें सीवरेज लाइन नहीं बिछ रही है, जिससे वो उस योजना से वंचित हो रहे हैं। और ये बहुप्रतीक्षित योजना थी जिसका लाभ सबको मिलना चाहिए था। इतनी बड़ी योजना में दोबारा नई चीज़ें हो सकती है। अब उनका कहना ये है कि इसमें लेबल नहीं मिला, तो ये बड़ी तकनीकी खामी है कि किस लिए नहीं मिला। जब 533 करोड़ रुपए की योजना लग रही है शहर के अंदर, तो उन सब चीज़ों को लेकर आज शमी प्रकाश जी ने यहाँ पर प्रेस रखी और विस्तार से उन बातों को, उन खामियों को बताया है। सर, कौन से क्षेत्रों को हो गया, मंडी चौक से आगे पूरा क्षेत्र छोड़ दिया गया है, केसर बाग छोड़ दिया गया है, दिनकर विहार छोड़ दिया गया है, वार्ड नंबर 6 का हिस्सा छोड़ दिया गया है। और जो पुरानी लाइनें जो पुराने शहर के अंदर बनी हुई हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा। तो क्यों नहीं छेड़ा जाएगा, उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाएगा? अगर वही नहीं दुरुस्त करोगे तो योजना लगाने का।
जनसंघर्ष मोर्चा टीम के द्वारा जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद विकासनगर के परिसर में बने क्रीड़ा भवन की दुर्दशा देखकर आश्चर्य जताया। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा वर्ष 2014 के द्वारा 75 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से उक्त भवन MDDA के द्वारा बनाया गया था, जिसको नगर पालिका परिषद को हैंड ओवर किया जा चुका है। लेकिन एक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी इस क्रीड़ा भवन का प्रयोग नहीं हो पाया, जिससे यह भवन शो पीस बनकर रह गया है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए कई निर्माण कार्य, भवन, पुल, हॉस्पिटल शो पीस बनते जा रहे हैं, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी सिर्फ अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में ऐसे शो पीस पर शो पीस बनाए जा रहे हैं। ये एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के धन को ठिकाने लगाने का माध्यम बन चुका है। ये दरअसल आप देख ही रहे हैं, ये विकास की जो नगर पालिका परिषद है उसके परिसर में ये क्रीड़ा भवन बनाया गया था। गत वर्ष नवंबर में इसका उद्घाटन भी हो चुका है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 2013-14 की, और ये बन करके पिछले साल तैयार हुआ। लगभग 76 लाख रुपए की कीमत से बना हुआ क्रीड़ा घर आज आप समझ सकते हैं एक शो पीस बन के रह गया। और बर्बादी के कगार पे जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, हमारे तमाम जो हमारी धरोहर है, जो हमारे युवा हैं जो खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन आज जो हम देखते हैं जिस तरह से विकास और विधानसभा क्षेत्र में तमाम तरीके के शो पीस बनते जा रहे हैं, पुलों की बात करें, चाहे हम बस अड्डे की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, आज एक चौथी लिस्ट में हमारी ये भी जुड़ गया है क्रीड़ा भवन। इस तरह से मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन्हें बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करना है, ठेकेदारी में कमीशन। पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। बीती देर रात भी आमका गांव निवासी रंजीत सिंह अपने खेत में स्कूटी से वापस घर लौट रहा था, जहां निवार मंडी रोड पर रंजीत सिंह पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें रंजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश शुरू की। ये जैसा कि अभी संज्ञान में आया, भाई हमारे सुबह ही संज्ञान में आया कि कल एक आमका में शाम के समय एक आदमी को गुलदार द्वारा घायल कर दिया गया। ये रंजीत सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह है, कोई आमका गांव का बढ़िया वाला का। तो उसे जैसे ही अभी उनके द्वारा यहाँ पर सूचना दी गई, तुरंत उसको अस्पताल पहुँचा दिया गया उपचार के लिए। और इस समय जो भी गुलदार के जो मामले हो रहे हैं, इस समय गन्ना, क्योंकि गन्ना इस समय कट रहा है, तो उस समय जो गन्ने में अगर वो होंगे आसपास, तो उसमें क्योंकि उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, उनके जो आवास हैं, वो क्योंकि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। और जो भी स्थानीय व्यक्ति हैं, जो भी शाम के समय, हमारा यही रहेगा कि शाम के समय जो भी देखभाल के निकले हैं, और हमारे द्वारा इसके लिए जो है रूटीन गश्त भी बढ़ा दी जाएगी। जैसे ही जहाँ पर भी जो सूचना मिलती है, उसके द्वारा हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मतलब जो भी संबंधित व्यक्ति को उपचार हेतु तुरंत नजदीकी चिकित्सालय ले जाया जाता है। फजलपुर गुरुद्वारे से आ रहा था, आम का गाँव है आम का, तो उधर से आ रहा स्कूटी पे, पीछे से अटैक कर दिया इधर साइड में। तो जैसे मैं गिर गया तो मेरे ऊपर ही खड़ा रहा वो काफ़ी देर तक, फिर हाथ तो करा तो वो छोड़ के भाग गया। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हाँ जी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी में मरीज को फल व कंबल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय बलूनी ने कहा कि यह हर कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी में जाकर मरीजों को फल व ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान युवा भाजपा नेता संजय वर्मा ने कहा कि यह सभी के लिए खुशी की बात है कि ऊंची सोच रखने वाले गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन को उनके संसदीय क्षेत्र में गरीबों व आश्रय लोगों को फल व कंबल वितरण करके भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद गढ़वाल आदरणीय श्रीमान अनिल बलूनी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिला अस्पताल पौड़ी में कंबल वितरण और कार्यक्रम रखा। इसके पश्चात अभी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है मिष्ठान वितरण का, और सभी कार्यकर्ता और हमारे मतदाता भाई बहन हैं वो यहाँ पर आकर के मिष्ठान आदि का कार्य करेंगे।
किच्छा पुलिस ने देर रात गौकशी कर रहे एक बदमाश का पीछा किया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को किच्छा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि किच्छा पुलिस को सूचना मिली कि शहर के कुरैशी मोहल्ले में गौ तस्करी का कार्य चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कट्टा रखकर जा रहा था। संदिग्ध लगने पर उसे रोका गया तो वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें गौ तस्करी घायल हो गया। उन्होंने कहा, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हत्या के गौ तस्करी, पशु चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। जहां आज विश्व विकलांगता दिवस पूरे विश्व और देश में मनाया जा रहा है, वहीं विकासनगर क्षेत्र और सहसपुर क्षेत्र में भी विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। ये रैली सहसपुर के ढाकी से शुरू होकर सहसपुर बाजार सहित अन्य स्थानों से गुजरी। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय विकलांगों ने प्रतिभाग किया। रैली के दौरान विकलांगों को पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिला। हमने रैली निकाली है। रैली हमने ये ढाकी से सहसपुर ब्लॉक तक निकाली है। ये जागरूकता रैली है जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, और ये आज का दिन हमारा ही होता है। और हम ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को कि हम भी समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारी भी भागीदारी उतनी है समाज में जो सामान्य लोगों की है। और हमें खुशी होती है कि इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करते हैं और एक जागरूकता फैल रही है। जिस तरह से पहले विकलांग लोगों को अभिशाप माना जाता था, अब वो अभिशाप खत्म हो रहा है समाज में। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।